दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो 15 जुलाई को जो रेलवे की ओर से वैकेंसी आने वाली है, उस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल किसी के बहकावे में नहीं आना है, कोई सर्विस रूल नहीं है, कुछ नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस वीडियो देख लीजिए। 100% मैं कह रहा हूं, आप लोग सारे के सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। दूसरी चीज, आप लोगों को इस चीज की तैयारी भी कराएंगे। जो ALP जेई का एग्जाम है, उसकी आप लोगों को बेस्ट प्रिपरेशन कराएंगे। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से ग्रुप डी में धड़ाधड़ सिलेक्शंस दिए हैं, ये तो कुछ भी नहीं देखा। अब अगर इसे भी मैं देखूं, यहां से भी हटाओगे तो इस चीज को भी, ये पूरे के पूरे स्क्रीनशॉट्स हैं। ये देखोगे, अगर यहां पे भी स्क्रीनशॉट्स हैं, और सिलेक्शंस अगर देखोगे तो इतना सिलेक्शंस आप लोगों के लिए कराया है। यहां पे अगर स्क्रॉल करते जाओगे ना इसे, तो ये स्क्रॉल खत्म नहीं होगा। इतने स्टूडेंट को सिलेक्शन करवाया है ग्रुप डी के अंदर। अगर आप इसे स्क्रॉल करते जाएं, देखते जाएं, ये एक दो कैंडिडेट्स नहीं है, ये बहुत बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हैं। अगर इन्हें देखेंगे, ये भी ऐसा नहीं है, ये सब सिलेक्शंस हैं। यहां देख सकते हो आप, सब कुछ सिलेक्शंस की डेट है, ये पूरी की पूरी चीजें यहां पे दी गई हैं। अगर इसके नीचे भी अगर आप देखेंगे, ये देखो, कोई भी चीज देखो, इतने सिलेक्शंस यहां पे दिए हुए हैं। किसी भी बच्चे का देख सकते हो आप, इतना सिलेक्शंस ग्रुप डी के अंदर दिया हुआ है। ये देख सकते हो आप, धड़ाधड़ बहुत ज्यादा सिलेक्शन हम लोगों ने दिए हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ALP टेक्नीशियन का हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करा रहे हैं, और आप लोगों का ALP टेक्नीशियन भी निकलेगा। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई भी निकलेगा। और सबसे बेस्ट जो चीज है इस GDC एग्जाम के लिए, वो सबसे जो बेस्ट चीज है वो है ये कि भैया, ये पेपर बिल्कुल RRB की तरह ही होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसे LDC में होता है कि भैया डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस आ जाते हैं, बाकी चीजें होता है। ये पूरा का पूरा पेपर आपका RRB की तरह ही होता है। जैसे रेलवे का, आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जैसा आपका ALP का पेपर कराता है, सेम वही तीनों स्टेजेस होंगी। जैसे आप लोगों का जेई का एग्जाम होता है, सेम वही होगा। भले ही 3 स्टेज की जगह 2 स्टेज हो जाए कि एक ही पेपर में सब कुछ सम्मिलित कर लिए और फिर उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट ले ले, लेकिन होंगी सारी वही स्टेजेस, सारे वही सब्जेक्ट होंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारी कंडीशंस लिखी हुई है, कौन कौन नहीं अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या है। फिलहाल आप यहां पे बात करेंगे, और ये एक बार बात सुन लीजिए, इस बार कंपटीशन काफी अच्छा खासा रहने वाला है GDC के अंदर भी, क्योंकि ये जो 1 लाख बच्चा गया है, इसमें से 50,000 से ज्यादा की ज्वाइनिंग हो चुकी है, जो 15 जुलाई से पहले पहले हो जानी है। और जो ये ज्वाइनिंग कर चुके हैं, इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, निश्चित तौर से ये GDC फॉर्म भरने वाले हैं। NTPC, आपके जो दोस्त हैं जिनको लेवल 2 मिला हुआ है, वो लेवल 4 में आना चाहेंगे, आगे आना चाहेंगे, तो वो लोग भी फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो आप इस चीज को समझ सकते हो कि बहुत तगड़ा कंपटीशन है 2018 वाले। वैसे रेलवे के अंदर बाहर से तो कम ही कंपटीशन है, ये तो निश्चित है, और वैसे कम ही कंपटीशन रहता था, लेकिन इस बार ही ज्यादा है, क्योंकि अभी रिक्रूट हुए हो आप लोग। 1.5 लाख बच्चे तो अभी रिक्रूट हुए, और ये 1.5 लाख के 1.5 लाख में से ही मैक्सिमम वैकेंसी छीन के लेके जाएंगे, ये लिखा हुआ है, तय है। ठीक है गाइस, तो निश्चित तौर से आप लोगों को एक बार हम सिलेबस कंप्लीट करवा चुके हैं ALP और जेई का। बस 4-5 टारगेट्स और रहते हैं, उनको हम कंप्लीट कराने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हम तैयारी स्टार्ट करेंगे दोबारा से। आप लोगों को इनका रिवीजन चलेगा। आप लोगों की CBT 1 के साथ साथ CBT 2 की भी तैयारी कराएंगे, क्योंकि उनको भी CBT 2 की हमें तैयारी करानी है। तो आपका एक ही बार में दोनों चीजों के सिलेबस खत्म हो जाएगा। साइको की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि साइको हम खुद करवा देंगे आपको। ऐसा गाइड करेंगे आपको, 10 से 12 वीडियो के अंदर आपका काम खत्म। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कहीं पटना वटना कुछ नहीं, जॉब करते रहो और आप बहुत आसानी से सिलेक्शन ले लोगे। चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहां सुनिए, प्रमोशन के जो है 3 तरीके होते हैं। एक होता है सीनियोरिटी बेस, इसमें काफी टाइम लगता है। जैसे मान लो आपकी, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि भैया 5 साल बाद आपका प्रमोशन होगा, 6 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, जैसे सीनियोरिटी आती है। लेकिन ALP में प्रमोशन बहुत फास्ट होता है। तो जैसे 2 साल के अंदर वो सीनियर ALP हो जाता है, फिर उसके बाद 3 से 4-5 साल बाद वो क्या हो जाता है, LPG होता है 4200 ग्रेड पे। लेकिन बाकी जगह पे सीनियोरिटी बेस पे जो सिलेक्शन होते हैं वो बहुत लेट होते हैं। तो सीनियोरिटी बेस सिलेक्शन होता है। दूसरा होता है LDC। इसकी अगर बात करें तो देखिए, इसका होता है लिमिटेड डिपार्टमेंट। इसका मतलब है जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हो, सिर्फ उसी डिपार्टमेंट में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हूं, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जॉब आएगी तो मैं उसी में फिलअप कर सकता हूं फॉर्म। या मान लीजिए मैं ट्रैफिक से हूं, तो ट्रैफिक से ही भर सकता हूं। इस तरीके की चीजें इसमें है, और इसमें लिमिट भी होती है। 3 साल 2 साल की एज का भी होता, वो उसका भी होता है कि आपकी सर्विस इतने साल हुई है नहीं हुई है, लेकिन इस चीज को अभी हम बाद में करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए GDC।
जीडीसी में कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं। तो देखिए जीडीसी का अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आप लोग जाएंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर ऑल सर्विंग रेगुलर रेलवे एम्प्लॉयज। कोई भी रेलवे का रेगुलर एम्प्लॉय, अब रेगुलर एम्प्लॉय कौन होते हैं इसके बारे में भी बात करने वाला हूं, ठीक है। एक्सक्लूडिंग आरपीएफ एंड आरपीएसएफ, आरपीएफ स्टाफ को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा रेलवे का सारा एम्प्लॉय, जो रेलवे का एम्प्लॉय है, अब रेलवे का एम्प्लॉय किसे माना जाता है, ऐसा जहां तक मुझे नॉलेज है ट्रेनिंग के बाद अगर आप, जैसे आपने ग्रुप डी में गए, आपकी 10 दिन की ट्रेनिंग हुई, 8 दिन की ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग के बाद आप रेलवे के बिल्कुल परमानेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आपकी जॉब को 15 भी दिन हुए हैं तो ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हुई है, आपका 1 दिन हुआ है तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेनिंग वाला जो इशू है, अभी इस पर बहुत सारे बच्चे सवाल पूछेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी चीजें हो, डाउट हो, आप नीचे करिए, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगा आप लोगों को, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है कि कब से तैयारी स्टार्ट करा रहे हो, क्या करा रहे हो, वो सारी की सारी बातें करेंगे। फिलहाल इस चीज को समझिए, किसके लिए कौन एलिजिबल है उसके लिए बात करेंगे। एज की अगर बात कर लें, देखिए इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको छोटी जॉब भी मिल रही थी तो ये बहुत अच्छा था, क्योंकि अब जिन्होंने छोड़ दी उन लोगों को ये मौका नहीं मिलेगा। अब वो इंतजार करेंगे अभी ओपन रिक्रूटमेंट का, ओपन रिक्रूटमेंट आएगी निश्चित तौर से, लेकिन वहां बहुत ज्यादा कंपटीशन है। रेलवे के अंदर कंपटीशन तो है लेकिन फिर भी कम है, कम से कम लिमिटेड लोग तो हो। वहां पे तो पता ही नहीं है करोड़ भर रहे हैं, कितना भर रहे हैं फॉर्म। यहां पे एज भी ज्यादा मिलती है आपको, जिस चीज के लिए आप लोग 27 साल 32 साल में खत्म हो जा रहे हो, यहां पे अनरिजर्व कैटेगरी 42 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकता है, ओबीसी 45 साल तक कर सकता है, एससी एसटी 47 साल तक कर सकता है। अब आप बताइए, रेलवे में ग्रुप डी में भी आने में आप लोगों को फायदा है। आप ग्रुप डी में आए, आपको एज में छूट मिल गई। दूसरी चीज, आपको रेलवे की जो वैकेंसीज है उसके अंदर छूट मिल गई, और ये वैकेंसी का कोटा जो है 25 से लेकर 50% तक होता है। अगर रेलवे के पास 1 लाख नौकरी है तो 25,000 से लेकर 50,000 वैकेंसीज वो इससे भर सकता है, ये इनको खुली छूट है। अब आप समझ सकते हो, अगर एएलपी की बात करें तो एएलपी की वैकेंसी आने वाली है अच्छी खासी। उम्मीद यही है क्योंकि सेफ्टी डिपार्टमेंट में 1 जुलाई 2025 तक बहुत ज्यादा वैकेंसीज होंगी, इसलिए आप लोगों को, और ये एएलपी निकालना भी और जेई निकालना भी इस बार आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा एम्प्लॉय भरे पड़े हैं, पहले ही नए नए लड़के के जा रखे हैं। बीटेक वाले ग्रुप डी में घुसे पड़े हैं, बीटेक वाले एनटीपीसी में, यही बच्चे जेई निकालेंगे, यही बच्चे एएलपी निकालेंगे। इस चीज को आप समझिए। तो आप लोगों को तैयारी करनी शुरू पड़ेगी अभी से, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा। और एक चीज और समझ लीजिए, बच्चे सोच रहे हैं जैसे पहले एलडीसी जीडीसी लेट होते थे तो इस बार भी लेट होंगे। भैया मुझे तो उम्मीद नहीं है, मुझे उम्मीद है कि इस बार जीडीसी एग्जाम जल्दी होगा, क्योंकि ओपन रिक्रूटमेंट के लिए भी बच्चे बहुत हल्ला मचा रहे हैं। और आगे आप लोगों को पता है इलेक्शन ईयर है, तो निश्चित तौर से वैकेंसी आपको मिलनी है। ठीक है गाइज, ये हो गई। अब यहां सुनिए, अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं मेरे बारे में, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने एएलपी बिल्कुल फाइनली क्वालिफाइड हूं। यहां पे ज्वाइनिंग लेटर पड़े रहते हैं, सबसे पहली जो वीडियो वहां पे देख लेना, उस पर ज्वाइनिंग लेटर्स भी दिखाए हुए हैं मैंने। एएलपी में मेरे 86 मार्क्स थे, ग्रुप डी में मेरे 90 मार्क्स हैं, जेई में मेरे 87 मार्क्स हैं, डीआरडीओ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 117 मार्क्स हैं, यूपी पुलिस 2 बार सेलेक्टेड हूं, आईसीजी अंतरिका सेलेक्टेड हूं, एनपीसीआईएल। तो आप बिल्कुल बिलीव कर सकते हैं, आंख मीच के एएलपी टेक्नीशियन जेई के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हम क्लियर कराएंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पे अगर बात करें तो ये वाली चीज होगी। अब कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जीडीसी का, तो ऑल एम्प्लॉय आरपीएफ को छोड़ के, अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट है, आप निश्चित तौर से रेल के एम्प्लॉय हो, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपर ग्रेड। अब एक चीज और, कोई लड़का अगर 1900 ग्रेड पे में है तो वो 1900 ग्रेड पे का फॉर्म नहीं फिल करेगा, लेकिन सेफ्टी डिपार्टमेंट का अगर है तो वो सेफ्टी डिपार्टमेंट का पद भर सकता है। या कोई 1900 ग्रेड पे मान लो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, तो वो एएलपी का फॉर्म भर सकता है 1900 ग्रेड पे का भी, क्योंकि वो नॉन सेफ्टी कैटेगरी से सेफ्टी कैटेगरी में शिफ्ट कर रहा है। समझ आ गई? ये वाली कैटेगरीज हैं, ये बताया गया है रूल, अभी दिखाता हूं ऑफिशियल, उसमें ये वाली चीजें हैं। सेफ्टी से सेफ्टी में जा सकते हो सेम ग्रेड पे, अपर ग्रेड पे तो हर कोई जा सकता है। अपर ग्रेड पे मतलब जैसे मान लो आप 1800 ग्रुप डी में हो, तो आप तो सब पे भर सकते हो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो। जैसे बीए मानेगा, मान लो ट्रेन मैनेजर के लिए, बीए मांगेगा गार्ड के लिए, आपके पास बीए है और आपकी सर्विस अभी लगी है, ज्वाइन हुए हो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट है, आप रेगुलर हो, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 2 चीजें होना जरूरी है, एक आपका क्या चीज, आपकी क्वालिफिकेशन कंपलसरी हो, एज तो सभी की होगी यार, इतनी ज्यादा एज कहां होती है,
एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, दूसरा आपका जो ग्रेड पे है वो अपर होना चाहिए, मतलब अपर लेवल पे जा रहे हो आप, नीचे से ऊपर जा रहे हो, ना कि सेम ग्रेड पे जा रहे हो। जैसे मान लीजिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है कोई 1900 पे, और वो 1900 पे जाना चाहता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो एएलपी बनना चाहता है तो बन सकता है, क्योंकि वो नॉन सेफ्टी कैटेगरी से सेफ्टी कैटेगरी में जा रहा है। समझ आ गई? ये भी कुछ रूल्स हैं। इसकी अगर बात करूं तो अपर ग्रेड पे ही जाओगे, ये हो गया। सेम आरआरबी की तरह एग्जाम होगा, जैसे आरआरबी एग्जाम लेती है सेम ऐसा ही होगा, अभी दिखाएंगे। दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आप अपनी जोन में ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जिस जोन के आप एम्प्लॉय हैं उस जोन में ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एनआर के हैं एनईआर में फॉर्म अप्लाई करेंगे। समझ आ गई? ये है जीडीसीई, ठीक है, ये वाली चीजें हैं। और एलडीसी में ये होता है कि आप अपने डिपार्टमेंट में ही कर पाते हो, बस दूसरे डिपार्टमेंट में भी नहीं घुस सकते। एलडीसी में सिलेक्शन लेना आसान हो जाता है, क्योंकि लिमिटेड लोग हो जाते हैं वहां पे, उसका नाम ही है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कोटा। समझ आ रही है? लेकिन जीडीसी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हो रहा है, या मान लीजिए आपका जोनल लेवल पे हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना बाहर है। बाहर कंपटीशन काफी डिफिकल्ट है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छी लगी हैं, आपको समझ आई है। चलिए अब बात करते हैं आगे की। अच्छा, ये एएलपी टेक्नीशियन का हम एक बार सिलेबस कंप्लीट पूरा करा चुके हैं। आप एप्लीकेशन वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल पे जाके देखोगे, आपको बिल्कुल प्रॉपर मैनर में सारी चीजें मिल जाएंगी। हम दोबारा भी कराने वाले हैं, उसकी टेंशन मत लीजिए। अब हम दोबारा भी कराने वाले हैं, क्योंकि इनका एक बार सिलेबस निपट गया। अब हम दोबारा लेके चलेंगे सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 दोनों मिक्स करा के, क्योंकि सीबीटी 1 में हमने 70%, देखो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का जो सिलेबस है वो 70% सेम है। और मैं आप लोगों को आज भी बता रहा हूं, बिना ट्रेड के भी हम लोग इस चीज को कह रहे हैं। सबसे पहली वीडियो हमारी यही है कि बिना ट्रेड को पढ़े आप एएलपी बन सकते हो, ये भी है, ठीक है। ये कोई नहीं बताएगा आपको जो बता रखा है आपको। अब यहां देखिए, अच्छा एज हो गया, पता चल गया कौन कौन भर सकते हैं। दूसरी चीज, अब देखिए जैसे गुड्स गार्ड है, ये ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है, इसके लिए कौन कौन है? ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का है। A2 आपको मेडिकल में कोई छूट नहीं है, मेडिकल आपका होना ही चाहिए उतना। डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बीबीए हो, बीसीए हो, बीए हो, जो हो आप बन सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो पोस्ट है, स्टेशन मास्टर जैसे डिग्री चाहिए। इसी तरीके से अगर एएलपी बनना है तो वही क्वालिफिकेशन, चाहे आपके पास आईटीआई हो, चाहे आपके पास डिप्लोमा हो, चाहे आपके पास बीटेक हो, सेम। अगर टेक्नीशियन बनना है तो सिर्फ आपके पास आईटीआई होनी चाहिए उस रिलेवेंट ट्रेड्स के। जिस ट्रेड से आप फॉर्म फिलअप करोगे उससे आपके पास अगर आईटीआई है तो निश्चित तौर से तो टेक्नीशियन का जो कंपटीशन है अभी इजी होगा, ये समझ लीजिए। ग्रुप डी में जितना बच्चा सेलेक्ट हुआ है, देखिए एनटीपीसी का बच्चा तो आएगा नहीं क्योंकि वो पहले से ही घुसा हुआ है अच्छी जगह पे। तो जो लोग ग्रुप डी में है 1800 ग्रेड पे और उनके पास आईटीआई है, बल्ले बल्ले है, क्योंकि आप तो भैया बेड़ा पार है आपका। और जने कितने लड़के, आप लोगों को मैं कांग्रेचुलेशन बोल रहा हूं कि आप लोग अभी तक टिके रहे। बहुत लोग हार मान रहे थे, लेकिन अगर आप टिके रहे तो निश्चित तौर से आपका मजा आने वाला है और बहुत अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। क्योंकि रेलवे को पता है कि हमारी वैकेंसी होगी पूरी 2025 तक 24 तक, तब तक हम आप लोगों से काम चलाने वाले हैं, इसलिए आप लोगों की वैकेंसी भी अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। अच्छा, वीडियो अगर यार ठीक लगा करे तो यार थोड़ा सपोर्ट किया करो। बच्चे सपोर्ट नहीं करते, मतलब बहुत बुरा लगता है कि इतनी मेहनत करते हैं हम लोग तब भी आप लोग कुछ नहीं करते हो। अच्छा, क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं? एलिजिबिलिटी देखो, यहां एलिजिबिलिटी में इन्होंने कह दिया कि भैया कौन कौन कहां। देखो आपके पास, देखो सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय ही कर सकते हैं, ठीक है, एलिजिबल होने चाहिए। कौन कौन? लोअर देन द ग्रेड पे लेवल फॉर विच जीडीसी इज बीइंग हेल्ड, जिसके लिए जीडीसी एग्जाम हो रहा है उससे लोअर ग्रेड पे का ही आप होने चाहिए। नेक्स्ट, सेम ग्रेड पे भी कर सकते हो। लेवल स्केल फॉर विच जीडीसी इज बीइंग हेल्ड आर परमिटेड टू अपीयर इन सिलेक्शन ऑफ नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट एज वेल एज सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। अगर कोई बंदा क्या है सेफ्टी कैटेगरी में जाना चाहता है नॉन सेफ्टी से, तो वो जा सकता है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप यहां देखिए, नेक्स्ट है फॉर एलिजिबिलिटी, ये सारी चीजें हो गई। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट ऑन विच प्रेजेंटली वर्किंग, अगर आप उसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं तब आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, दोज कैंडिडेट हु आर अपियरिंग इन अवेटिंग रिजल्ट, अगर आपका रिजल्ट अभी आया नहीं है, मान लीजिए बीए क्वालिफिकेशन चाहिए, आपका रिजल्ट अभी आया नहीं है, आप एलिजिबल नहीं हो,
ठीक है गाइज, अब इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वही एम्प्लॉय एलिजिबल होंगे, जैसे एनआर वाले हैं तो एनआर जब नोटिफिकेशन निकालेगा कहेगा भैया हमारे एनआर वाले एलिजिबल हैं, सीआर निकालेगा वो कहेगा भैया हमारे सीआर वाले, एनईआर कहेगा एनईआर वाले, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। मेडिकल फिटनेस भैया आपकी होनी चाहिए जिस हिसाब से जिस पोस्ट के लिए मांगी जाएगी। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं कि किस किस के लिए क्या क्या, स्टेनोग्राफर के लिए C1 है, सीनियर कम क्लर्क के लिए B2 है, लेकिन ये वैकेंसी आ नहीं रही है। गुड्स गार्ड आ रही है उसके लिए A2 चाहिए आपको, ALP आ रही है A1 चाहिए उसके लिए, A1। इतना घबराना नहीं है, थोड़ा बहुत अगर है तो वो एक्सरसाइज वगैरह से ठीक हो जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा मेडिकल फिटनेस हो गई। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है? द रिक्रूटमेंट प्रोसेस साल यहां पे बोला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन फॉलो बाय द एप्टीट्यूड। फिर उसके बाद अगर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब साइको है तो साइको होगा, अगर आपका स्पीड टेस्ट है तो स्पीड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट होगा। जैसे जैसे प्रोसेस होता है वही सारी चीजें होने वाली हैं। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी लाइक दैट द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कंडक्ट बाय आरआरबी। ऐसे ही एग्जाम होगा जैसे कि आप लोगों का आरआरबी कराती है। सीबीटी और रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन सिंगल 2 स्टेज इन द कैटेगरीज वेयर द, भैया सीबीटी और रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन सिंगल और 2 स्टेज, 2 स्टेज में भी होगा एग्जाम और कहीं कहीं सिंगल स्टेज में भी होगा। जैसा पेपर है उसी हिसाब से, जैसी पोस्ट है उसके हिसाब से चीजें होने वाली हैं। इसके अलावा बात करें तो द सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली एज पर द मेरिट, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। समझ आ गई, सारा प्रोसेस समझ आ गया, बस यही प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ प्रोसेस नहीं है। मैं तो आप लोगों से कह रहा हूं, चाहे आप बाहर हो, रेलवे के एम्प्लॉय नहीं हो, तब भी आप तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अगर इन्होंने तैयारी की रेलवे वालों ने तो ये आपसे आगे पहले से हैं, क्योंकि ये सिलेक्टेड होके गए हैं। अब ये एलपी की तैयारी करेंगे, साइको की भी तैयारी करेंगे। अगर इनका यहां हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो ये आपसे आगे हैं और 100% सिलेक्शन लेंगे, ये समझ लो। क्योंकि ये इस बहाने से पढ़ेंगे और आप अगर यहां अब पढ़ लेंगे तो ये इनका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आने वाली है, जिन लोगों का यहां नहीं होगा उनका वहां हो जाएगा। इसलिए मैं तो ये कहूंगा जितने भी ग्रुप डी एम्प्लॉय इसके लिए एलिजिबल हैं वो सब पढ़ें, सब जितने भी एलिजिबल हैं, क्योंकि आप लोग यहां नहीं निकालोगे तो आगे निकाल लोगे, लेकिन निश्चित तौर से आप एग्जाम निकालोगे, क्योंकि आप पहले से क्रीम हो, इस चीज को समझ लीजिए। बाहर जो घूम रहे हैं उनसे आप छटके आए हो, अंदर करोड़ों की भीड़ में से छटके आए हुए हो, और यही लेवल होने वाले हैं पेपर के, यही सारी चीजें हैं जो अभी आप ग्रुप डी करके आए हो। एएलपी का पेपर इससे कोई डिफिकल्ट नहीं आता है, सेम ऐसे ही पेपर देखने को मिलते हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, उसमें ये नहीं है कि इंजीनियरिंग की बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बहुत सारे 2-2, 3-3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, उससे ज्यादा नहीं है। बाकी सारी चीजें आपकी फिजिक्स से ही आई हैं, जो फिजिक्स पढ़ी है आपने, मैथ्स पढ़ा है, रीजनिंग पढ़ी है, इसलिए टेंशन मत लो बिल्कुल भी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो निश्चित तौर से आप लाइक करिएगा, और गाइज मैं कह रहा हूं अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर से जुड़ सकते हैं। सिर्फ 451 में आप लोग VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे ALP JEE की तैयारी कर सकते हैं, और अब हम लोग दोबारा से भी आप लोगों की तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइज, तो ये आप लोगों का रहा, ये सारी की सारी चीजें बता दी। बाकी हर किसी का अलग अलग वीडियो बाद में मिलेगी, डिफरेंस भी आप लोगों को बाद में बताए जाएंगे। फिलहाल बच्चों के सिलेक्शंस देखने हैं तो आप यहां देख सकते हो, पूरी लिस्ट ये पड़ी है, ये तो कुछ भी नहीं है। 3000 से ज्यादा मैसेज तो अभी तक नहीं पढ़ पाया बच्चों के, अभी तक मैसेज आते रहते हैं कि भैया मेरा ज्वाइनिंग आ गया, मैं पॉइंट्समैन पे आ गया, और मिलते भी रहते हैं काफी बच्चे। ठीक है गाइज, तो आप समझ सकते हो कि काफी ज्यादा सिलेक्शंस हमने दिए हैं, और इतनी छोटी इंस्टीट्यूट होने के बाद इतने सिलेक्शंस देना ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, क्योंकि लोग इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं तब सिलेक्शन नहीं करा पाते। हमने जितने बच्चों को पढ़ाया उसमें से मैक्सिमम लोगों के सिलेक्शन दिलवाने की कोशिश की, कम टाइम में कम पढ़ा के बच्चों को सिलेक्शन करवाने की कोशिश की है। लोगों ने क्वालिटी कंटेंट ना देके इतना इतना कंटेंट दिया, बच्चे से सोचते हैं कि वो पूरा कर ले, वो कहां से पूरा कर लेगा भैया? तुम लूसेंट से कहते हो कि पूरा फंस गया, अबे भैया लूसेंट बच्चा क्या पढ़े ये बताओ उसे, लूसेंट तो इतनी मोटी है, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो कौन बताएगा? कहां से कौन सा चैप्टर कितनी डेप्थ में करना है ये कौन बताएगा? कर लो वो चैप्टर कर लो, ऐसे नहीं होता है, ये समझ लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे एग्जाम के लिए कौन सी चीज कितनी डेप्थ में है। स्पेक्ट्रम पढ़नी है यूपीएससी, अगर कोई कहते स्पेक्ट्रम पूरी थोड़ी पढ़नी है, जो पढ़ना है कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है वो उसको पता है ना, और वही लोग एग्जाम निकाल रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।